Good morning students. Today is 17th of May 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन इन दोनों ही न्यूज़पेपर का फ्री है सबके लिए। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड डिफरेंट अपडेट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी आती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी अपलोड होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अ मिनट ऑफ सक्सेस पेज द फेलियर ऑफ ईयर्स। और आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ग्लोबल चिप जायंट्स आई इंडिया प्रेजेंस। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जिस तरीके से चिप की शॉर्टेज, जैसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज देखने को मिली थी, उसकी वजह से हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो हमारी मोबाइल इंडस्ट्री है और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट हैं, उनकी जो इंडस्ट्री थी वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करी थी। और इसी के पास से इंडिया ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के केस में इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने डीएलआई और पीएलआई जैसी स्कीम्स भी लॉन्च करी थी। तो एक एम्बिशियस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है या रन कर रही है, जिसके तहत बहुत सारी जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि वो आकर इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो अभी की न्यूज़ के अकॉर्डिंग या दिस न्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं। एविस्ड मीन्स इंडिकेट करना, एक्सप्रेस करना। वो इंडिकेट कर रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मेजर ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज आर एक्सप्रेसिंग देयर इंटरेस्ट इन इंडियाज एम्बिशियस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम एंड इट इज expected or it is anticipated that in upcoming future they can submit फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वीक्स में, हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही, जो बड़ी कंपनीज है, 3 बड़ी कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम में सबमिट कर सकती हैं। एंड इट वॉज एंटिसिपेटेड और इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट दीज विल लाइकली वाइडन द फील्ड इन टर्म्स ऑफ द कंटेंडर। ऐसा कहा जा रहा है इनके एप्लीकेशन के बाद जो कंटेंडर, जो एप्लीकेंट, जो बिडर हैं, उनमें हमें ज़्यादा ब्रॉडनिंग या वाइडन देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन तक की फेडरल और स्टेट सब्सिडीज को ये कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम द अदर बेनिफिट्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑफरिंग फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि अभी ये जो 3 कंटेंडर्स हैं, जो बड़ी मेजर ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, ये इवैल्यूएशन प्रोसेस में है। ये इवैल्यूएट कर रही हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को। और हो सकता है अगर इनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो विंडो जो है, जो अभी क्लोज कर दी थी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन की विंडो, उसको दोबारा से ओपन किया जा सकता है, उसको रीओपन किया जा सकता है एज पर द ऑफिशियल्स। तो रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपनी विजिट करी थी और अप्रॉक्सीमेटली 60 कंपनी से डिस्कशन किया था, नेगोशिएशन किया था सेमीकंडक्टर स्पेस को लेकर के। और उन 60 कंपनीज ने ह्यूज इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस किया था। और उन 60 में से ऐसा कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 कंपनीज जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकती हैं आफ्टर दिस विजिट ऑफ आवर मिनिस्टर इनटू सिलिकॉन वैली। तो ये तो फ्यूचर में देखने की बात है कि जो ये 3 कंटेंडर जिनकी ये क्लेम कर रहे हैं, क्या वो सच में अप्लाई करते हैं या नहीं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, that is given on page number 1 of Mint paper. Tesla executives to meet Indian officials for local sourcing talk. तो टेस्ला ग्रुप के, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इंडिया के विजिट को प्लान कर रहे हैं फॉर दिस वीक, और जहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीट करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है इस मीटिंग का? टेस्ला बहुत टाइम से इंडिया में एंट्री के लिए कोशिश कर रही है। बेसिकली इंडिया में एज अ मार्केट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो टेस्ला सर्च करना चाहिए। गवर्नमेंट का ये नोशन है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम सिर्फ एज अ मार्केट आपको इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू इंडियन इकोनॉमी यू हैव टू एस्टैब्लिश योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेयर। और कई सारे सब्सिडीज़ और टैक्स बेनिफिट्स और अदर लीगैलिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ को लेकर के भी कुछ
इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से टेस्ला को इंडियन मार्केट में एंट्री नहीं मिल रही। तो ऐसा कहा जा रहा है कि टेस्ला ग्रुप के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो प्रॉब्ली इस पर्टिकुलर टॉक को एक्सटेंड करने के लिए इसी वीक इंडिया में विजिट कर सकते हैं और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग करेंगे इन अ फ्रेश बिड टू डीपेन द कार मेकर सप्लाई चेन इन द कंट्री। क्योंकि टेस्ला का जो अभी का पर्पस है, जो अभी की स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ला जो है वो चाइना से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रही हो। ये सिर्फ टेस्ला के साथ ही नहीं है, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहती, क्योंकि पैंडमिक के ड्यूरेशन में कंपनीज़ को ये रियलाइज़ हो गया है कि किसी एक जगह अपने सप्लाई चेन को कॉन्सेंट्रेट करके रखना एक रिस्की वेंचर हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज वांट टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस, और टेस्ला भी उसी पर्टिकुलर लाइन में है। तो लोकल सोर्सिंग कंपोनेंट को लेकर के टेस्ला मॉडल्स को बनाने में जो लोकल सोर्सिंग कंपोनेंट्स का क्लॉज लगा रखा है गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के प्राइमरी डिस्कशन होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है या पीएमओ ऑफिस में भी कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिल सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो विजिट हो रही है टेस्ला के सीनियर एग्जीक्यूटिव की, दिस विजिट कुड बी अ थॉ इन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड टेस्ला, जो कि कई टाइम से फ्रीज हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस एंड नंबर ऑफ टेक्निकल डिसएग्रीमेंट्स। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने इंडिया के हाई इंपोर्ट टैक्सेस जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ पर इंडिया ने लगाती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंडिया लगाती है, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। और उसके रिटर्न में इंडिया ने बोला था सीईओ को कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में हाई इंपोर्ट टैक्सेस हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कार इंडिया में सेल ना करें, जहां आप बना रहे हैं वहीं आप सेल करें। तो कई सारे हॉट आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके थे बिटवीन इंडिया एंड टेस्ला। तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि प्रोबेबली ये मीटिंग जो है हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लेकर के आया और टैक्सेस, सब्सिडीज और मैन्युफैक्चरिंग बेस को लेकर के कुछ बात आगे बढ़े। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट नेम्स रणवीर कौर एज सीसीआई चीफ फॉर 5 ईयर। पिछले कुछ टाइम से अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सीसीआई का जो कोरम रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं था पिछले कुछ टाइम से, जिसकी वजह से कई सारे मर्जर और एक्विजिशंस के जो ऑर्डर थे वो डील थे के बाद में गवर्नमेंट ने सीसीआई को बोला था कि आप कोरम की चिंता मत करिए, जो आपके पास जो अप्रूवल के लिए, जो सैंक्शन के लिए, जो मर्जर एंड एक्विजिशंस के जो ऑर्डर पड़े हैं उनको आप इवैल्यूएट करके उन पर अपना डिसीजन दीजिए। तो हालांकि जो कोरम की रिक्वायरमेंट थी वो अब गवर्नमेंट पूरी करने जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली रवनीत कौर को चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई नॉमिनेट किया है। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उसके लिए आईएएस ऑफिसर रवनीत कौर को नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट ने। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक की हिस्ट्री में फर्स्ट वुमेन होंगी जो सीसीआई की चेयरमैनशिप होल्ड करेंगी और इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया या 65 ईयर्स की एज तक रीच करने। तो जो पहले होगा उसके हिसाब से इनका टेन्योर होगा एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। हालांकि अभी गवर्नमेंट के साइड से नॉमिनेशन को लेकर के कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं आया है। अगर हम आईएएस रवनीत कौर की बात करें तो ये 1968 के बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और करेंटली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट जो है वो होल्ड करती हैं इन पंजाब गवर्नमेंट। और ऐसा कहा जा रहा है कि मिस्टर या इंडिविजुअल जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है उन्होंने अभी भी फ़िलहाल के लिए अपने नाम का डिस्क्लोजर नहीं किया। इट मीन्स एनोनिमस इन्फॉर्मेशन है। और कौर का जो अपॉइंटमेंट है वैसा कहा जा रहा है कि वो क्रूशल रिक्वायरमेंट, जो कोरम की जो क्रूशल रिक्वायरमेंट है 3 मेंबर पैनल की जो रिक्वायरमेंट है कि सीसीआई को कोई ऑर्डर पास करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम कोरम होना चाहिए और मिनिमम कोरम कितना है 3 मेंबर्स का। तो कौर के अपॉइंटमेंट के बाद, आईएएस कौर के अपॉइंटमेंट के बाद जो 3 मेंबर पैनल जो कोरम है ये फुलफिल हो जाएगा। तो जो क्रिटिकल मैटर्स हैं जो अभी पेंडिंग है सीसीआई के पास बिकॉज ऑफ दिस कोरम रिक्वायरमेंट वो एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे ऑन टाइमली बेसिस। इसके अलावा और मेंबर्स को भी हायर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपने एफर्ट्स तेज कर रही, ऐसा पीपल जो अवेयर है मैटर में उनका कहना है। तो रिटायरमेंट को देख करके जो अदर मेंबर्स जो अभी फिलहाल के लिए सीसीआई में हैं, जो 2 मेंबर्स हैं उनके रिटायरमेंट पास है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो अदर सीसीआई मेंबर्स का जो सर्च है उसको स्पीड अप कर चुकी है जस्ट to prevent any potential regulatory gaps and ensure the continuity in its operation। तो चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बाद अदर मेंबर्स के भी अपॉइंटमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि
पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल्स हम शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। रेगुलेटर्स moods pre-export गवर्नमेंट टेस्टिंग फॉर कफ सिरप्स मेकर। मूड्स की हिंदी होती है विचार करना, विचार विमर्श करना, सोचना। तो आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस इन कफ सिरप्स, और कई सारे जो कंटामिनेटेड कफ सिरप्स हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में देखने को मिले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंडिया से सप्लाई हुए हैं। तो इस सारी न्यूज़ के बाद जो गवर्नमेंट है वो अब एक कफ सिरप्स की टेस्टिंग को लेकर के, स्पेशली प्री टेस्ट एक्सपोर्ट टेस्टिंग को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया इज कंसीडरिंग अ सिस्टम टू टेस्ट द कफ सिरप्स बिफोर एक्सपोर्टिंग। और इसके लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CDSCO भी बोलते हैं, उसने एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को सबमिट किया है। और उसमें क्लियरली बोला गया है कि किसी भी तरह की मेडिसिन को या कफ सिरप्स को एक्सपोर्ट करने से पहले उसकी टेस्टिंग गवर्नमेंट लैब में होनी चाहिए। हालांकि इस ड्राफ्ट पर अभी कोई डिसीजन नहीं किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन डेफिनेटली इंडिया की जिस तरीके से इमेज टार्निश हुई है आफ्टर दिस कफ सिरप केस, तो इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया की इस इमेज को दोबारा से रिकवर किया जा सके। और इंडिया का जो टैग है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और जिस तरीके से इंडिया की जो ड्रग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंपोर्ट करी जाती हैं, तो उसमें इंडिया को कोई भी नुकसान ना हो। तो डेफिनेटली इंडिया इज़ ट्राइंग टू रिकवर इट्स इमेज, और इसके लिए CDSO ने ये एक प्रपोजल दिया है। अगर हम CDSO की बात करें, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ की बात करें जो CDSO के अंडर वर्क करती हैं, तो 5 सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में, कसौली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में, एंड 2 रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं गुवाहाटी और चंडीगढ़ में। इसके अलावा PCL की लेबोरेटरीज को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर दिस प्री एक्सपोर्ट टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो बेसिकली CDSO या जो इंडस्ट्री सोर्सेज है उनका ये कहना है कि ऐसी जितनी भी लैब्स इंडिया में, फार्मा लैब्स इंडिया में जहाँ पर टेस्टिंग होती है, वो लैब्स नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी NABL से अप्रूव होंगी, तो उनको इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू करेंगी ये सारी लैब्स फॉर मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर्स, और इसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस COA के बाद जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपनी ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे जितनी भी लेबोरेटरीज हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज ऑफ CDSCO, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज और इंडियन फार्मेको कमीशन लेबोरेटरीज, ये सारी इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करी जा सकेगी। इवन ऐसे लेबोरेटरीज भी जो कि या लैब्स जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड्स फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से अप्रूव हो, उनको इन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकेगा। और उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 2300 मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जो कि NABL ने अप्रूव करी है। तो बेसिकली CDSO का ये कहना है कि इंडिया के पास सफिशिएंट कैपेसिटी है टेस्टिंग के लिए, और उसको यूज़ करते हुए जितनी भी ड्रग्स और मेडिसिन एक्सपोर्ट के लिए रेडी हैं उनकी पहले टेस्टिंग करी जाए, इसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट का अप्रूवल दिया जाए, जिससे कि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट देखने को ना मिले। सो दीज आर द हाईलाइट्स। October 2022, WHO flags contamination in the sample of Maiden Pharma cough syrups। और इसके बाद CDSCO ने अपना इंस्पेक्शन स्टार्ट किया था ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जॉइंटली विद स्टेट FDAs। और मिड जनवरी में दोबारा से WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जो है वो इशू कर दिया था फॉर इंडिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो 2 कंपनीज, नोएडा बेस्ड मैरिकॉन बायोटेक, और इसके बाद UP ड्रग रेगुलेटर हैज़ कैंसल द मैरिकॉन बायोटेक लाइसेंस। तो मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट WHO ने इशू किया अगर इंडिया के किसी भी फार्मेसी के अगेंस्ट, दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर होल कंट्री और द इंटायर इंडस्ट्री सेगमेंट। इसके बाद मार्च 2023 में लास्ट मंथ अप्रॉक्सीमेटली 18 फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो था वो लाइसेंस गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, और 26 को शो कॉज नोटिस दिया था ऑन दिस कंटामिनेटेड सबस्टैंडर्ड सब क्वालिटी ड्रग इशू। तो अब इस पर्टिकुलर लेंस को और ज़्यादा टाइट करने जा रही है गवर्नमेंट। लेट अस सी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट्स शॉस शार्प फॉल ऑन डिक्लाइन इन US एंड UAE शेयर। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो फॉल किया है, और एक्सपोर्ट के साथ साथ हमें इम्पोर्ट पे भी फॉल देखने को मिला है।
अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसी के एक्सटेंशन में हम ये आज की न्यूज़ कवर करेंगे। तो अगर हम इंडिया के की एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें, की एक्सपोर्ट मार्केट की बात मीन्स इंडिया के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां हमारा एक्सपोर्ट जाता है, जहां हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो है यूएस, यूएई, चाइना, सिंगापुर, बांग्लादेश एंड जर्मनी। और अगर हम सारे मार्केट में देखें तो हमें एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। तो अप्रॉक्सीमेटली 12.69, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया, 13% का एक्सपोर्ट फॉल देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 12.69% का आउटबाउंड शिपमेंट जो है वो हमें कम देखने को मिला इन फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल के मंथ में जो हमारा आउटबाउंड शिपमेंट है, इनडायरेक्टली उसको हम एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 12.69% तक फॉल किया है। और अगर हम कंट्री वाइज डेटा देखें तो इंडिया की जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है कौन सी, यूएस, उसमें 17% का फॉल है। और यूएस मार्केट जो हमारे पूरे टोटल एक्सपोर्ट का 70% कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी हम टोटल एक्सपोर्ट अगर 100 करते हैं, 100 रुपीज़ का करते हैं, तो हम 70 रुपये का एक्सपोर्ट जो हम केवल यूएसए में करते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में हमारा 17.17% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला यूएसए के एक्सपोर्ट में। अप्रॉक्सीमेटली $5.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू यूएसए। और इसी के बाद अगर हम सिग्निफिकेंट फॉल किसी और कंट्री में देखते हैं तो यूएई, जबकि यूएई के साथ हमारा रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक साइन हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है, उसके बावजूद भी यूएई की तरफ जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 22% का डिक्लाइन हमें अप्रैल के मंथ में देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट टू यूएई। तो कितना एक्सपोर्ट हमने किया, 2.2 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएई में किया है। So these two countries exported goods worth rupees 8.13 billion. अप्रॉक्सीमेटली 23% जो का एक्सपोर्ट जो अप्रैल मंथ का हुआ है वो केवल इन 2 कंट्रीज़ में हुआ है। इट मीन्स अप्रैल का अगर 100% का एक्सपोर्ट हम देखें तो उसमें से 23% का एक्सपोर्ट केवल यूएस और यूएई में हुआ है इन स्पाइट ऑफ दिस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। तो जो 6 कंट्रीज हैं जिन्हें बोलते थे इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इनके केस में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें शिपमेंट टू सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, यूके, इटली, इन सब के केस में हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज या हमें एक्सपेंशन देखने को या ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो दीज 10 कंट्रीज कंप्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली 48% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनमें हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है और जो उसके बाद की कंट्रीज़ हैं उनमें हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट टू यूएई कॉन्ट्रैक्टेड इवन एज द वेस्ट एशिया एंड इंडिया हैव साइंड अ फ्री ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद यूएस के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रीसेंट एफटीए दैट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसका अपना रीज़न दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि बहुत सारे जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज होती थी फॉर विच यूएई एक्ट एज अ चैनल फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड गल्फ नेशंस हैव गॉट इम्पैक्टेड रिजल्टिंग इन लोअर इम्पैक्ट इम्पोर्ट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि गल्फ नेशन और सीआईएस से लोअर डिमांड की वजह से, पेट्रोलियम प्राइसेस के कम होने की वजह से यूएई की तरफ जो हमारा एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हुआ है। तो हो सकता है ये भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हों, लेकिन फिलहाल के लिए जो ओवरऑल पिक्चर है वो ऐसी होती हुई दिख रही है कि यूएई से जो हमारा एक्सपोर्ट है अप्रैल के मंथ में वो डिक्लाइन किया है, जबकि एफटीए के साइन के बाद उसे इंक्रीज होना चाहिए था, बट गवर्नमेंट के अपने रीजन। सो दीज आर द टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया: यूएस, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, यूके, सऊदी अरेबिया, इटली, सिंगापुर, बांग्लादेश एंड जर्मनी। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इनका कितना शेयर है हमारे टोटल एक्सपोर्ट में। तो सबसे ज़्यादा शेयर यूएसए का है, इट मीन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएसए में करते हैं, फॉलोड बाई यूएई एंड नीदरलैंड। और किस किस केस में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है अप्रैल के मंथ में। तो यूएस में से हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन किया है, यूएई से हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन किया है, चाइना से हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन किया है, सिंगापुर से हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन किया है, बांग्लादेश से हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन किया है और जर्मनी से हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन किया है। किससे किससे इंक्रीज हुआ है? नीदरलैंड, यूके, सऊदी अरेबिया, इटली, इन सब कंट्रीज से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज किया है। दिस इज द टोटल एक्सपोर्ट कंडीशन और स्टैटिस्टिक्स। टोटल एक्सपोर्ट कितना रहा इंडिया का इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अप्रॉक्सीमेटली 34.66, जो कि 13% से रिड्यूस हुआ है। दिस इज द 100% हियर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। टॉप
10 इम्पोर्ट डेस्टिनेशन। तो ये इम्पोर्ट की कंडीशंस हैं। हमारे इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन से जिनसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली नन अदर देन चाइना, फॉलोड बाय रशिया, यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड जापान। किन किन कंट्रीज़ के साथ हमारा जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है? तो अगर इंपोर्ट इंक्रीज़ होने की बात करें तो रशिया और जापान, केवल इन 2 कंट्रीज के साथ हमारा इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसके अलावा जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उन सब से हमारा जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन किया है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल शेयर ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट इन इंडियाज इंपोर्ट बास्केट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इंपोर्ट में भी हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला। अप्रैल के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली $49.9 बिलियन का इंपोर्ट इंडिया ने किया, जिसमें पिछले ईयर के कंपैरिजन में 14% का डिक्लाइन है। तो दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल ईयर 24 हाईवे कंस्ट्रक्शन अ स्लो स्टार्ट ड्यू टू रेन. So because of the unseasonal rain, especially in northern part of the India, the national highway construction in the month of April stood at 523 किलोमीटर, यानी 17 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ। और ऐसा कहा जा रहा है दिस इज़ द स्लोवेस्ट स्टार्ट इन एनी फिजिकल ईयर इन पास्ट 6 ईयर। तो पिछले अगर 6 सालों का डेटा देखें तो किसी भी ईयर में इतना स्लो स्टार्ट देखने को मिला। 6 सालों का सबसे स्लोवेस्ट डेटा है, स्लोवेस्ट कंस्ट्रक्शन पेस है जो कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हमें देखने को मिली है। हालांकि अगर हम पैंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन या पैंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन की वजह से जो 2020 का पीरियड है उसमें देखें तो उस ड्यूरेशन में भी बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो हॉल्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर उस पर्टिकुलर ईयर को छोड़ दें और 6 साल का डेटा देखें तो दिस इज द स्लोवेस्ट स्टार्ट in any financial year. March June is usually the peak construction season. अगर हम इंडिया के नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सिनेरियो देखें तो मार्च जून का जो पीरियड होता है वो पीक कंस्ट्रक्शन का पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशंस जो होती हैं अप्रॉक्सीमेटली सूटेबल होती हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस जो अगर हम देखें तो वो भी फेवरेबल होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फाइनेंस होता है वो आ चुका होता है इस ड्यूरेशन में बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और इसके अलावा जो रेन की प्रॉब्लम होती है वो अप्रैल और जून के बाद शुरू होती है, जून के बाद मोस्टली शुरू होती है। दैट इज़ वाई मार्च से लेकर के जून तक का जो पीरियड होता है वो बहुत क्रूशल होता है। मैक्सिमम हमें जो हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखने को मिलती है वो इसी ड्यूरेशन में देखने को मिलती है। जबकि इस बार ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को अगर छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने एक प्रोलॉन्ग्ड वेल स्पेल रेनफॉल देखा है, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इम्पैक्टेड रहा है। और अगर आईएमडी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आईएमडी नॉट अ सिंगल प्लेस इन इंडिया हैज़ रिपोर्टेड अ हीट वेव फ्रॉम अप्रैल 21 टू May 7। और आईएमडी के अकॉर्डिंग हो सकता है आगे आने वाले मंथ्स में इतना रेनफॉल देखने को ना मिले, तो मई और जून में स्पीड जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सकेगा इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर द स्लो डाउन दैट हैज़ बीन सीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे कि मानसून आने से पहले जो मेजर कंस्ट्रक्शंस हैं नेशनल हाईवेज के वो हो सके। सो दिस इज़ द स्लोएस्ट स्टार्ट इन लास्ट 6 years बैरिंग 2020 पैंडेमिक ईयर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। 2018 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है। इस ईयर को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इस ये पैंडेमिक टाइम था और इस ड्यूरेशन में जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क था वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से हॉल्ट रहा था। तो इसके अलावा अगर हम जितने भी फाइनेंशियल ईयर को देखें दिस इज़ द स्लोएस्ट स्टार्ट इन लास्ट 6 years और इसका जो मेन रीज़न कहा जा रहा है वो रेनफॉल कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। टाटा सन्स सेट्स फॉर रिकॉर्ड डिविडेंड इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो थैंक्स टू बिग पे आउट बाय ग्रुप्स कैश काउ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS हमेशा से टाटा ग्रुप का एक हाईएस्ट अर्निंग वेंचर आया, हाईएस्ट अर्निंग SBU रही है और जिसकी वजह से इस बार जो टाटा सन्स है वो रिकॉर्ड हाई इक्विटी डिविडेंड अर्न करने जा रहा है, नियरली 33,350 करोड़ फ्रॉम द ग्रुप लिस्टेड कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि पिछले साल से 130% ज़्यादा है। और इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू है। नियरली 90% ऑफ दिस अराउंड 30,500 करोड़ इज एस्टिमेटेड टू अक्रूड बाई टाटा सन्स while the rest will show up in its profit and loss account for financial year 24। तो इतना रिटेन करेगी टाटा सन्स और जो रिमेनिंग है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो अप किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टेस्ला मे बी रिवाइविंग अप इंटरेस्ट इन इंडिया अगेन। ये न्यूज़ हम मिनट में कवर कर चुके हैं जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो टेस्ला के जो टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया के जो डिफरेंट ऑफिशियल्स और PMO से मीटिंग करेंगे जस्ट टू एग्जीक्यूट द टॉक्स
ऑन द एंट्री ऑफ टेस्ला इन इंडियन मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जून 4 और 7 IMD स्काईमेट डिफर ऑन मानसून ऑनसेट। तो कल हमने स्काईमेट का मानसून प्रोडिक्शन देखा, जहाँ पर स्काईमेट ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। द साउथ वेस्ट मानसून इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल अराइव लेट ओवर केरला कोस्ट दिस ईयर। हालांकि IMD का भी अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रोजेक्शन है। IMD के अकॉर्डिंग कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली जून 4 की डेट जो है वो प्रेडिक्ट करी है IMD ने, जबकि स्काईमेट ने जो डेट प्रेडिक्ट करी है वो जून 7 की है। स्काईमेट के अकॉर्डिंग जून 7 जून से पहले जो साउथ वेस्ट मानसून है वो केरला के कोस्ट में नहीं आएगा, जबकि IMD का कहना है कि 4 जून से ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा। IMD फोरकास्ट इज विद अ मॉडल एरर ऑफ ±4 डेज, जबकि जो स्काईमेट का जो मॉडल एरर है वो 3 डेज ±3 डेज। तो +-4 का जो एरर है वो स्काईमेट कंसिडर करती है, +-3 का जो एरर है वो स्काईमेट लेकर चलती है अपने प्रोजेक्शंस। तो लेट अस सी जून 7 और जून 4 फिलहाल के लिए दोनों ही इस बात में कंसेंसस है दोनों ही फोरकास्टिंग एजेंसीज में कि जो मानसून है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एयरटेल प्रॉफिट सर्च 50% इन Q4। तो led by 4G customer addition, Bharti Airtel consolidated net profit topped estimates and grew approximately 49.7% year on year basis। तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो एयरटेल है या भारती एयरटेल है उसके प्रॉफिट में अप्रॉक्सीमेटली 49.7% का इंक्रीज देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 3006 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। रिपोर्ट किया है एयरटेल ने। अ नेट एक्सेप्शनल गेन इज अप्रॉक्सीमेटली ₹413 करोड़ बूस्ट बाय द ओवरऑल रिजल्ट। तो एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रॉफिट इंडिकेट किया है, रजिस्टर किया है एयरटेल ने इन फाइनेंशियल ईयर 23, और ऐसा कहा जा रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द 4G कस्टमर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट फॉर श्योरिटी बॉन्ड्स कट टू 1.5x। IRDAI, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने डिसाइड किया है कि जो सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, श्योरिटी बॉन्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट कर रखी थी IRDA ने अप्रॉक्सीमेटली 1.87 टाइम्स कर रखी थी कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी बॉन्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.87 टाइम्स ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए। उसको रिड्यूस करके IRDA ने 1.5 कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं अब वो ईजिली अपना श्योरिटी इंश्योरेंस या श्योरिटी बॉन्ड का इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती है। कि पहले जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो 1.875 थी, उसको रिड्यूस करके 1.5 टाइम्स कर दिया है। इट मीन्स अगर 100 रुपये है आपके पास या 100 रुपये का आप श्योरिटी का बिजनेस, श्योरिटी इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 150 रुपये होने चाहिए इंसॉल्वेंसी कवरेज को इंश्योर करने के लिए। तो दिस विल एक्चुअली इनिशिएट मोर श्योरिटी इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। DPIIT कॉल्स फॉर GST रेट कट फॉर लेदर प्रोडक्ट। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने प्रपोजल सेंड किया है। किसको प्रपोजल सेंड किया है? GST काउंसिल को, कि कुछ सेगमेंट में, लेदर सेक्टर के कुछ सेगमेंट में जो GST रेट है उसको डिक्लाइन किया जाए, उसको रिवाइज किया जाए, बेसिकली कम करने की बात कही गई है। और कई सारी जो प्रॉब्लम लेदर सेक्टर फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द GST, तो उसको लेकर के एक प्रपोजल तैयार किया है DPIIT ने। उस प्रपोजल को फाइनेंस मिनिस्ट्री को सेंड किया है। लेट अस सी कि इसको लेकर के क्या होता है। हालांकि जो फाइनल अप्रूवल है GST रेट को लेकर के वो GST काउंसिल ही ले गया। अभी ये अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। लेटर ऑन GST काउंसिल को ये एक्सटेंड किया जा सकता है नेक्स्ट मीटिंग में। लेदर इंडस्ट्री हैज़ बीन डिमांडिंग फॉर GST कट टू 5%, जो कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 12% है। 12% से 5% की रिडक्शन की बात हो रही है। लेट अस सी व्हेदर फाइनेंस मिनिस्ट्री और GST विल एक्सेप्ट इट और नॉट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस